अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से अगर हम बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहुत अहम जो है दावा किया। उन्होंने कहा, लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज खुलवाए बगैर ईरान जंग से दस्तबरदार हो सकते हैं, ईरान से जंग ख़त्म करके निकल सकते हैं। और इस हवाले से वो मशरिक़ वस्ता यानी कि जो अरब ममालिक हैं और फिर यूरोपीय यूनियन को, बरतानिया को ये कह सकते हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने मेरी मदद नहीं की थी, खुसूसी तौर पर यूरोपीय यूनियन ने, नेटो ने मेरी मदद नहीं की थी, तो आप ऐसा करें कि अब अपना सिफारती चैनल चलाएं और आप जाके आबनाए हुर्मुज खुलवा दें। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। लेकिन इसकी तस्दीक ऐसे हुई कि डोनाल्ड ट्रंप आज नाला नजर आए, नाराज नजर आए। बरतानिया से वो नाराज थे, फ्रांस से वो नाराज थे, वो नेटो से नाराज हैं। मार्को रूबियो ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम नेटो से बाहर निकल आए इस जंग के बाद, क्योंकि हमारी किसी ने मदद नहीं की है। और आबनाए हुर्मुज के हवाले से भी यही डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही कि आप लोगों का अगर तेल वहां से आता है तो आप लोग जाएं, आप लोगों का काम है, आप लोगों का मसला है ये, जाके उसको खुलवाएं, नहीं तो आप हमारे से तेल ले लें। तो ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा और जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट की थी ट्रुथ सोशल पर, ये आपस में मुताबिकत रखती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब ये है कि ट्रंप की जानिब से जो खारिक जजीरा है उसके हवाले से जो बात हुई उस पर ईरान का रद्द अमल ये आया है। ईरानी नायब सदर ने यह कहा है कि ट्रंप खारिग में फ़ौज भेजने का फ़ैसला तो कर सकते हैं लेकिन वापसी का फ़ैसला वो नहीं करेंगे। यहाँ पर फ़ौज आ तो सकती है लेकिन हम उस फौज को वापस नहीं जाने देंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या मजीद कशीदगी की जाने बढ़ सकती है, क्योंकि आज पीट हेग्सेथ ने बहुत क्लियरली कहा कि जो 6 अप्रैल तक डेडलाइन दी गई थी उसमें तोसी नहीं होगी। तो ईरान को यह सूट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशमंद है डील के, तो आप ऐसा करें कि कोई मुज़ाकरात कर लें, कोई मुआहिदा कर लें। मुआहिदा होने जा रहा है 6 अप्रैल से पहले या नहीं होने जा रहा, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा मामला पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर बात करेंगे। जो हम आज देख रहे हैं कि यूएई के अंदर बताया जा रहा है कि $125 बिलियन का अब तक नुकसान हो चुका है। और रेट्स की बात करें तो तकरीबन 4.5 दरम पे 1 लीटर जो है वो तेल जा पहुंचा है। उधर इतनी महंगाई हो गई है। पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई की नई लहर का खदशा है। जो आज कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं उस पर भी ये बताया जा रहा है कि महंगाई तकरीबन 8% तक जो है वो जा सकती है इस महीने, और कुछ मजीद अशिया खुरनोश महंगी हो सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि पहले महंगाई है, हमारी कुव्वत खरीद उतनी नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आम आदमी जिस पे पहले महंगाई है, मजीद महंगाई होगी तो फिर आम आदमी क्या कर रहा होगा। स्मार्ट लॉकडाउन की हम बात करें तो वो तो तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई थी। और अलीमा खान साहिबा ने इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रहनुमा ये कहते हैं कि अभी हम अगर कोई तहरीक चलाएंगे या कॉल देंगे तो शायद लोग नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम आते हैं अडियाला जेल में, तो यहाँ पर 10,000 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, ये पहला मरहला होगा, और उसके बाद हम तहरीक की तरफ या किसी तरफ, ताकि वो लोग जो कन्फ्यूज़ड हैं अभी पीटीआई के अंदर शायद वो भी क्लियर हो जाएं कि नहीं लोग निकलेंगे। सारी सूरत हाल, कुछ मजीद चीज़ों पर ही बात करेंगे। ईरान साहब, सबसे पहले ईरानी सूरत हाल है। हेग्सेथ आए थे, जनरल केन आए थे, उन्होंने आगे कहा कि जी कि ये अब आखिरी मौका है आपके पास कि आप डील कर लें। ट्रंप चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, हम आप तो चलें कुछ मिसाइल चलाएंगे, हमने पहले भी गिराए हैं, आगे भी गिराते रहेंगे, लेकिन जो हम हमला करेंगे वो बड़ा ख़तरनाक होगा। और फिर उन्होंने कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 तरीके हैं, हम तो नहीं बताएंगे कि हम किस तरीके से बूट्स ऑन ग्राउंड में जाएंगे। सूरत हाल किधर जा रही है? कोई मुआहिदा 6 अप्रैल तक हो रहा है, नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दो चीज़ें आपने ईरान के हवाले से जो बात की, उनके वज़ीर आए हुए नायब सदर भी हैं और वो जंग के वज़ीर जंग भी है ना जी, उन्होंने एक और बात भी की इन सारी चीज़ों। उन्होंने कहा जी हमारे फ़ौजी बड़े मुतमिन हैं, वो वापसी का नहीं कह रहे। ये उन्हें क्यों कहना पड़ा? क्या किसी जगह ये छपा के, किसी जगह ये शोर मचा कि अमरीकी फ़ौजी वापस जाना चाह रहे हैं? अच्छा, पीट हेग्सेथ की बात कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा मैं मेरी मुलाकात हुई हफ्ते कौन से मशीर के वस्ता, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं ना। असल मामला ये है कि अमरीकी फ़ौजी लड़ने से इंकारी हैं।
उन्हें समझ है कि जिस वक्त वो ज़मीनी जंग पे गए, बहरी जंग में गए, तो फिर वाकई उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर हम ईरान की तारीख को उठा कर देखें, उस खित्ते को उठा कर देखें, तो बड़ा मुश्किल है। देखें, अफगानिस्तान के अंदर वो जंग नहीं लड़ सके जी। बहुत से ऐसे ममालिक है जहां पर वो जंग नहीं लड़ सके, ज़मीनी जंग। जिस जंग को वो लड़ना जानते हैं वो जंग जरूर लड़े हैं, और उस जंग का उन्होंने हर हरबा जो है वो ईरान पे आजमा लिया है। अब वो जो कह रहे हैं कि अभी हमने इतने दिन बाद एक ऐसा हमला करना है, उससे इससे जो हमले अब तक हो चुके हैं उनसे बड़ा हमला तो एक एटमी हमला हो सकता है। अच्छा, ट्रंप ने एक और बात की ईरान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अभी मैं देख रहा था कि वो चीज़ चल रही, कहते जी यूरेनियम बहुत गहराई में है। यानी कि उन्होंने जितने हमले किए हैं वो उतने गहरे नहीं थे कि वो यूरेनियम को खतरा हुआ हो। मुझे लग रहा है कि ट्रंप भी बहुत गहराई में है। वो इतनी गहराई में चला गया है कि अब उसे निकालना जो है ना इंतहाई मुश्किल हो गया, उसका बल्कि निकलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बात बड़ी सिंपल सी है, ना अमेरिका ने हमले रोके, ना अमेरिका हमले रोक रहा है। आज इस वक्त तक अमेरिका हमले कर रहा है जी, कर रहा है। अमेरिका अपना जो जोर लगा सकता है वो लगा रहा है। ईरान के अंदर 80, उसके अंदर सॉरी इसराइल के अंदर 80 शहर हैं छोटे बड़े, 10 शहर बड़े हैं। अगर आप इसराइल के मीडिया को देखें, इसराइल के जो मेयर्स हैं उनको देखें, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब आधे से ज्यादा शहर खाली हो चुके हैं। यानी वो सुपर पावर्स, वो जो एक ग्रैंड इसराइल का ख्वाब देख रहे थे, वो भी चिकनाचूर हो गया। अमेरिका अपनी एक ताकत का तवाज़न जो कहता था हित्ते में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, आज अगर ट्रंप ये कहने पे मजबूर है कि मेरे इत्तेहादी मेरे साथ नहीं है, वो कहने पे मजबूर है कि नेटो मुझे मेरा साथ नहीं दे रही, और आज के ही दिन जो एक तलख कलामी का सिलसिला शुरू हुआ है, ट्रंप वर्सेस यूरोप, ट्रंप वर्सेस बरतानिया, तो आप इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप ज़हनी तौर पर इतना मफलूज हो चुका है कि अब वो चाह रहा है कि मैं किसी के कंधे पे रख के ये करूं। अगर ट्रंप ने लोगों ये कहना था, देखें ट्रंप की हिस्ट्री आप उठा के देखें, आज तक ट्रंप ने किसी एक मुल्क की मदद की हो बगैर मफाद के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों करेगा? जो होता है ना बड़ा, रियासत का बड़ा होता है, उसके लिए सारे बराबर होते हैं ना। ये बड़ा था ना, इसने किया किसी ने, इसने हर उस शख्स का मजाक उड़ाया जो इसके साथ था, जो इसका साथ देता है, इसने जिसने इस पे इन्वेस्टमेंट की है, जिसने इसके साथ एग्रीमेंट की है, चाहे वो किसी भी मुल्क से है, इसने उसका मजाक उड़ाया। अब ट्रंप के पास रास्ता नहीं रह गया। अमेरिका के अंदर पहली दफा इतनी शिद्दत से एहतजाज हो रहा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं जी। उसके बाद आप आज बरतानिया को एक बात की समझ लग गई है कि हम अगर इसकी लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहां खड़े होंगे। यूरोप को समझ लग गई है कि कल का दिन बड़ा अहम है। अगर 1 अप्रैल को वाकई कल सुबह वो बंद कर देते हैं पेट्रोल, वो पेट्रोल देना बंद कर देता है रशिया, तो फिर कहां जाएगा वो? तो सारे जो खित्ता है उस साइड पे जितने हैं वो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा रान साहब, आप समझते हैं कि जो मामला हुआ, फिर साकिब साहब की जानिब भी जाता हूँ, ये जो ग्रीनलैंड वाली बात की डोनाल्ड ट्रंप ने पहले, फिर निकोलस मदोरो वाला, हमने वेनेजुएला वाली सिचुएशन देखी, यूरोप के अंदर उस वजह से भी एक नफरत या एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि ये किस किस जानिब बंदा जा सकता है, तो उसका भी रिएक्शन अब आ रहा है। उसका भी रिएक्शन आ रहा है। दूसरा जो इन्होंने बात 2 दिन पहले की कि हम क्यूबा की तरफ जाएंगे, हाँ जी, क्यूबा की बात हुई, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बदमाश है जिस पर दुनिया का कोई कानून ना लागू नहीं होता। ये एक ऐसा शख्स है जो जहां चाहेगा, जिस तरफ चाहेगा चला जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है ना। वो ये नहीं कह, अच्छा अब वो क्यूबा पे क्यों जाएगा भाई? क्या उनके पास भी एटमी हथियार है? अगर उनके पास भी एटमी हथियार है तो जिन जिन ममालिक के पास एटमी हथियार हैं, सबसे पहले तो इसराइल की तरफ जाए ना, जो एटमी हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, नहीं चाहते। बड़ी बड़ी सिंपल से और सीधी सी बात है, ट्रंप हार गया। अब ट्रंप चाहता है कि मैं अपनी हार को बचा लूं, या हार को जो है मैं करने के लिए अब वो जरूर ऐसा इकदाम करेगा जो अपनी तरफ से वो आखिरी इकदाम होगा। अब ये वक्त बताएगा कि वो ट्रंप का आखिरी इकदाम है या ईरान का आखिरी, ये वक्त बताएगा। अगर ईरान इन हमलों 6 तारीख के बाद भी खड़ा रहता है और 6 तारीख तक अगर वहां पे एग्रीमेंट नहीं होता, 6 तारीख तक जो है ईरान जो है वो किसी सूरत में भी मुज़ाकरात में नहीं जाता, तो 6 के बाद क्या रह जाएगा? 6 के बाद अमेरिका के पास एक आखिरी हमला रह जाएगा। 1 हमला करे, 2 करे, 3 करे। अगर वो 2, 3 या 4 या 5 हमलों में भी ईरान को ज़ेड नहीं कर सकता, तो फिर अमेरिका कहाँ खड़ा है? बिल्कुल ठीक। फिर ये पूरा खित्ता कहाँ खड़ा है? फिर अमेरिका के इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं? फिर अमेरिका जो है उसकी ताकत तो खत्म हो गई। फिर उसके बाद ईरान जो चाहेगा,
जब एक बंदा तबाह हो जाता है, जब एक शख्स को पता होता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा तो फिर भी मौत है, मैं खड़ा रहूंगा तो फिर भी मौत है, मैं पीछे जाऊंगा फिर भी मौत है, फिर वो कभी खड़ा नहीं रहता, वो कभी पीछे नहीं जाता, फिर वो तरजीह देता है कि मैंने मरना ही है तो मैं आगे जाके मरूं, मैंने अगर ये शहादत लेनी है, ये मौत लेनी है, ये फैसला तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर है, ईरान के लिए अब ईरान का अब कोई चीज दांव पे नहीं लगी हुई। राना साहब, जो पाकिस्तानी महंगाई है उस जानिब में आता हूँ। साकिब साहब, ये जो बानी पीटिया और बुशरा बीबी के केस में नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बयान आया, फिर बानी पीटिया के जो वकील हैं उन्होंने वक्त मांगा और फिर अगले हफ्ते की जो है उनको मिल गई है तारीख। ये क्या मामला सारा हुआ है, किस पर वो बात करना चाह रहे थे उनके वकला, और नैब की जानिब से क्या मौक़िफ़ था? अच्छा हमजा साहब, हमने कुछ रोज़ कबल जो है वो एक डिस्कशन की थी, यहाँ पे डिस्कस किया था इस मामले को कि हुकूमत ने नैब के जो लॉज हैं उसमें एक जो है वो कानून साजी की है, तरमीम की है कि हाई कोर्ट के बाद जो अपील है वो वफाकी आइनी अदालत में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। तो इस पर पीटीआई के जो वकला हैं या सेनेटर हैं, सेनेटर अली जफ़र, दूसरे तीसरे लोग, वो ये समझ रहे हैं अभी आज भी मेरी बात हुई उनसे कि इमरान खान साहब की अपीलें अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आईनी अदालत जाएंगे। और उनका ये मानना है कि उनको वफाकी आईनी अदालत से रिलीफ चीफ कोई नहीं मिलना। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन आज उसमें जो है वो नई सूरत हाल ने जन्म लिया, जब नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने आकर ये कहा कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों की बजाय आप मरकजी अपील ही सुन लें। अब इसमें हमारे देखने वाले ये भी कह सकते हैं कि मरकजी अपील सुन लें तो क्या हर्ज, क्या है हर्ज? इसमें है हर्ज ये है कि ये जब केस अपील में आता है 17 जनवरी 2025 को ये हुई थी, सजाएं हुई थी, और उसके बाद अपीलें फरवरी मार्च में दायर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये बात अगर अप्रैल 2025 में या मई 2025 में या जून भी कर लें कि नैब ने की होती कि अपीलें फाइल होने के 1-2 मंथ के बाद कि आप जो है वो सजा मुअत्तली की दरखास्तें रहने दें, आप अपीलें सुन लें, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी समझ आने वाली बात थी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 15 माह गुजर गए हैं उस सज़ा को हुए, उसके खिलाफ अपीलें पेंडिंग है, 6-7 समातें हो चुकी हैं, उसमें नैब टाइम मांगता रहा है और आखिर में आकर नैब कह रहा है कि आप अपीलें सुन लें। अब सजा मुअत्तली की जो दरखास्त होती है वो उसमें 1-2 समातों में उसका फैसला हो जाना है, रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन जो अपीलें हैं वो तवील चलती हैं। मतलब साइफर की जो अपीलें जिस पर दलाइल हुए थे तो 3.5 माह दलाइल होते रहे, हर हफ्ते एक दो समातें हुआ करती थी, तो 3.5 माह फिर भी दलाइल होते रहे थे। तो इसलिए अब की बार भी ऐसे लग रहा है कि ये मामला तवालत पकड़ेगा, और नैब ने जो ये ट्विस्ट डाला है वो तवालत के लिए ही डाला, यानी कि इमरान खान साहब जब इस केस में भी उनको कोई रिलीफ अगर मतलब इनके पास तो ये था ना कि सजा मुअत्तली की दरखास्त इनकी यहाँ से डिसमिस होती थी, ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते या वफाकी आईनी अदालत के वहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश करते, तो ये रास्ते बुनियादी तौर पर वो रास्ते जो है वो बज़ाहिर हमें बंद जो है वो नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं ना महंगाई के हवाले से, पूरे खित्ते की भी बात करते हैं, पाकिस्तान की भी बात करते हैं, अभी जो यूएई में अमलात देख रहे हैं वो बड़े खौफनाक होते जा रहे हैं। अब 30% पेट्रोल महंगा हो गया और 70% जो है उस हवाले से डीज़ल की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आज LPG सिलेंडर की हम बात करते हैं, जो घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल होता है वो 923 रुपये महंगा हो गया है घरेलू सिलेंडर, और ये फ़ी किलो 78 रुपये 28 पैसे LPG महंगी हुई है। और बिजली के यूनिट के हवाले से भी बात हो रही है कि वो भी शायद महंगा हो रहा है, और जो हमारी आप देखें कि महंगाई है वो कहा जा रहा है कि 8 से 9% शायद रहेगी, यानी कि उसमें भी इजाफा होगा, और 22-23 अशिया हैं वो मज़ीद महंगी हो सकती हैं। अच्छा, एक तो ज़हन में रखिएगा, मैं फिर आज भी वो बात करते हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है ना वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो अपनी अवाम को रिलीफ दे लेंगे, वो रिलीफ का कोई ना कोई ज़रिया निकाल लेंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हम क्या करेंगे? अब आप LPG जो महंगी हुई है इसका मैं भी एक शिकार हूँ ना। गैस की आप गौर करेंगे, कुछ दिनों से गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। हाँ जी, शेड्यूल दिया गया है कि जनाब इतने बजे जी। अब कोई रात को मेहमान आ जाएगा तो उसको चाय पिलानी है, बाजार से लेने तो जा नहीं सकते। फजर के बाद नहीं आ रही, फजर के बाद नहीं आ रही होती,
कोई नाश्ता का टाइम होता है, मैं और साकब तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, आप भी उठ जाते हैं, बच्चे जिनके नहीं उठते वो क्या करेंगे? ऐसी है। अब बच्चों ने कल से स्कूल भी जाना है, अगर स्कूल सुबह खुल रहे हैं तो कल से स्कूल भी जाना है, उनका नाश्ता होना, बच्चों ने स्कूल से आना है, उनको खाना है मिलने कोई ना कोई चीज़ है। अब अगर आप LPG इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बात जहन में रखिएगा कि आप महीने का 3 से 4 हज़ार रुपया आप उसको साइड पे रख दें, इजाफा जो उसके बाद गैस की कीमत भी बढ़ चुकी है जी। आपके बिजली के बिलों में कुछ ऐसे नए टैक्स फिक्स चार्जेस लग चुके हैं जिस पर चीखों पुकार शुरू हो गई है, और जब बिल आएंगे उस चीखों पुकार ज्यादा शुरू होगी। उसके बाद आप आगे आ जाए, चिकन आपकी पहुंच से दूर होता जा रहा है, मटन 3300 रुपये किलो पे चला गया। अगर आप किसी अच्छी दुकान पे जाते हैं तो वो उसमें महंगा चल जाएगा। ईद आने वाली है, आने वाले दिन आजकल तो सब्जियां बिल्कुल फारिग हैं, मतलब सब्जी इंतहाई दर्जे सस्ती है जी। लेकिन जो ही ईद करीब आएगी एक माह बाद जब ईद का शोर मचेगा तो महंगी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस एक माह में आप ये देखें कि अगर ये जंग जारी रहती है, अगर ये जंग खत्म भी हो जाती है तो इसके असरात कितनी दूर तक जाएंगे। फैसलाबाद के अंदर बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होती थी, वो बाहर से अब नहीं आ रही, वहाँ पे इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर वो इंडस्ट्री जिसे लोहे की इंडस्ट्री कहते थे, वो सारा माल बाहर से आता था, वो आना बंद हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बाहर से आती थी, आपको बताओ आपकी कितनी दालें बाहर से आती थी, हमारे पास अपनी दालें कितनी है और कितनी दालें बाहर से आती दरामद करते, वो बिल्कुल बंद हो गई। यहाँ से जाने वाली चीज़ें भी कम हो गई हैं। जैसे पेट्रोल महंगा होगा, जिसका आज इशारा मिल रहा है कि पेट्रोल हर सूरत में महंगा होगा, जब पेट्रोल महंगा होगा तो वो तमाम चीज़ें जो आती हैं किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए, जहाज के जरिए, सब खत्म। अच्छा राना साहब, वैसे एक टेक्निकल चीज़, मुझे आपने पेट्रोल की बात किया तो याद आ गया कि कल जब इजलास हुआ है तो उसमें इंकशाफ कह रहे हैं कि ये हुआ है कि खपत में इजाफा हुआ है, हालांकि स्कूल भी बंद थे। देखिए मैं फिर कैसी ये बात ये है? किस तरह हो सकता है? ये सोचने की बात तो ये है कि कई ऐसे पेट्रोल पंप मौजूद हैं जिनको नवाजा जाता है, कई पेट्रोल कंपनियां मौजूद हैं, या ओवर इनवॉइसिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है, 100% हो रही है। देखें मैं अपनी गाड़ी में, मैं हल्फन कहता हूँ, पहले हम निकलते थे तो हम सोचते थे यार यहाँ पे भी जाना तो गाड़ी निकालें, अब हम कोशिश करते हैं गाड़ी ना निकालें। बल्कि मेरा एक दोस्त है फैसल, नीला गुंबद में उसकी दुकान है, हल्फन बात है, मैंने आज उसे फ़ोन करके कहा कि यार फैसल को साइकिल चुकला बयान है। उन्होंने कहा यार वो भी बड़ी महंगी है, वो भी महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा जो होती थी। मैं कहा अच्छा फिर क्या करें? उन्होंने कहा करना क्या है? मैं कहा यार साइकिल, उसने कहा चला लेंगे। मैं कहा जब पल्ले ना हो कुछ तो फिर साइकिल भी चल जाती है। साकिब साहब 12,000 13,000 की गाड़ी की आप टैंकी फिल कराएंगे, वो होती थी 8,000 की, 8800 की। अब एकदम हर चीज़ का बजट बढ़ गया ना, तो कहाँ पे जाएंगे आप? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब वो जो उबर पे जाता था वो कहाँ जाएगा? टांगा, यहाँ तो टांगा चलाना शुरू कर दें इस शहर के अंदर, ये कुछ चीज़ कर दें तो महंगाई तो भाईजान खा गई, महंगाई खा गई। तगड़े लोग जो है ना उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हम सब तो मर गए। हाँ, वैसे बात यही है राना साहब कि आजकल के दौर में अगर तांगे भी चलते हैं तो घोड़े कौन से सस्ते हैं, वो भी काम बड़ा महंगा हो जाना। अब वो वाले तांगे भी हमें जो है ना मुयस्सर नहीं आने, जो हमने तो खैर बचपन में देखे हैं, आपने एक दौर जो है उस हवाले से गुजारा है। साकिब भाई, इस्लामाबाद में क्या हालात हैं, आप क्या देख रहे हैं जुड़वा शहरों के हवाले से, और वहाँ पे वैसे आपने कोई रेट्स पता किए हैं कि क्या बाईसाइकिल का रेट चल रहा है? क्योंकि हो सकता है शिफ्ट होना ही पड़ जाए। आपकी तो माशाल्लाह वहाँ पे आबो हवा भी अच्छी होती है, फ़ज़ा बेहतर होती है, साइकिल चलाई जा सकती है। जी बिल्कुल चलाई जा सकती है। रेट्स तो वही बात जो राना साहब कर रहे हैं कि रेट्स जो है वो, आप जब पुराने ज़माने में हम बाईसाइकिल की बात करते थे तो उनके रेट्स मुख्तलिफ थे, आज के रेट्स भी मुख्तलिफ हैं। फिर जो है वो यहाँ पे, या मतलब अब वो यूज़ टू ना हो तो आप कैसे जो है वो उसको कर सकते हैं। आज हुकूमत की जानिब से जो LPG की जो कीमतें हैं जो बढ़ाई गई हैं, तकरीबन 78 रुपये जो है वो फ़ी किलो, और तकरीबन एक जो गैस का सिलेंडर उस पर 900 से ज़ायद रुपये जो है वो इजाफा होगा। तो ये देखें कि बिल्कुल एक बुनियादी जो आम लोगों की इस्तेमाल की जो चीज़ है उसमें अगर आप 1000 रुपये का, 950 रुपये का अगर वो इजाफा एक झटके में आप कर देंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो महंगाई है वो किस लेवल या किस तरफ जो है वो जा रही है, किस जो है वो सिचुएशन में जा रही है कि एक एक चीज़ जो है उसकी कीमतें जो है वो इस तरह बढ़ती जो है वो हमें नज़र आ रही हैं।
और आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अब देखना है कि हुकूमत तो कह रही है कि कल या फ्राइडे को, अब आने वाले फ्राइडे शायद अगर यही सिचुएशन रही कि तो उनको पेट्रोलियम प्राइसेस में मज़ीद सब्सिडी शायद जो है वो हुकूमत ना दे सके, क्योंकि बार बार उनके वज़रा आकर कह रहे हैं कि हमने 124 अरब रुपए और समथिंग जो है वो हमने सब्सिडी दी है। तो अब मज़ीद अगर उन्होंने ना दी तो मज़ीद महंगाई फिर आएगी। बिल्कुल ऐसी है। वैसे तो सूबों से उन्होंने बजट मांगा है कि अगर सूबे अपने डेवलपमेंट के जो फंड है उसको कुछ कटौती करके देते हैं तो शायद मजीद सब्सिडी दी जाए, लेकिन कब तक, क्योंकि हम बाकी ममालिक को भी देख रहे हैं वहाँ पर भी पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो गवर्नमेंट्स फिर ये फैसला करती हैं, जब पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरे खित्ते में हो रहा है, तो हम भी ऐसा कर देते हैं। खैर, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मामलात पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रिहाई मूवमेंट चलाना चाहती है, एक तो उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा मामला ये है कि आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जिस वक्त उनकी बात हुई है पीटीआई के रहनुमाओं से ही, तो उन्होंने ये बात कही कि अगर हम कॉल देंगे तो शायद लोग नहीं आएंगे। तो फिर लोगों को भी चाहिए, सब लोगों को, कि कम अज़ कम जिस वक्त बहने जाती हैं अडियाला जेल के बाहर तो 10,000 लोग तो होने चाहिए हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने जो ये बात की, इससे तासुर ये उभरता है कि अभी पार्टी शायद अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं समझ रही है कि अगर कोई कॉल दी जाएगी तो वो कॉल कामयाब होगी। ये तासुर क्यों मौजूद है, क्या वाकई ऐसा तासुर मौजूद है भी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अब्बास अवान साहब। अवान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो अलीमा खान साहिबा ने आज बात की है इस हवाले से कि पार्टी रहनुमा ये समझते हैं कि अगर हम कॉल देंगे तो उस तरह से शायद लोग अभी नहीं आएंगे, तो फिर उसका जो पहला मरहला वो ये समझती हैं कि ऐसा हो जाए कि अगर 10,000 लोग अडियाला जेल के बाहर जमा हो जाएं तो शायद फिर ये एक तासुर आ जाए और ये कंफर्मेशन हो जाए पीटीआई को कि अगर हम कॉल देंगे तो वो कामयाब होगी। ऐसा क्यों है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भरपूर तैयार है और अगले 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट की सूरत में हम बाहर आएंगे और लोग तो तैयार बैठे हैं। कतन ऐसी बात नहीं है, ये कोई एक आध बंदे का अपना ख्याल हो सकता है। पार्टी में देखें मुख्तलिफ राय हो सकती है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि शायद कुछ 10% लोगों का ये ख्याल होगा कि लोग नहीं निकलेंगे या कम निकलेंगे, या लोग गोली की वजह से, जिनका ये ख्याल है, मैं आपको बताता चलूँ, उनका ये ख्याल है क्योंकि गोली चलती है और हर बार चलती है और गोली बार बार चलती है, तो इसलिए लोग शायद गोली का सामना करने के लिए तैयार ना हों तो इसलिए काम आए। तो मैं तो इस ख्याल को भी रद्द करता हूँ कि अब इस नहज पे लोग पहुँच चुके हैं कि वो गोलियां भी खाने को तैयार हैं, वो हर किस्म की जेलें और सहूलतें तो पहले ही बर्दाश्त कर रहे हैं और वो बिल्कुल निकलने को तैयार हैं, जितने हालात खराब हो चुके हैं। अवान साहब, ये अलीमा साहिबा किसी आम आदमी की तो या आम कारकुन की तो बात नहीं कर रही होंगी ना। वो 10% अगर हैं या वो कोई एक आधा शख्स है तो वो कोई इतना जिम्मेदार है पार्टी का, तो फिर अलीमा खान साहिबा ने उसको कोट किया ना। किसी आम कारकुन की बात तो कोट नहीं की होगी उन्होंने। ऐसी बात कतन नहीं है। वो आपा ने जो बात कोट की है तो वो शायद उसी बंदे की होगी जो कोई किसी बंदे का ऐसा ख्याल होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोग बिल्कुल तैयार हैं और अभी जो कॉल और जिस तरह की रिहाई फोर्स और या जान निसारान इमरान खान, मैं कह दूं क्योंकि फोर्स के नाम से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, तो जान निसारान इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 15-20 अप्रैल तक हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। साकिब साहब। अच्छा, इसमें अवान साहब एक तो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हमने यही सवाल आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है उनके सामने रखा तो किसी के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं था। वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी हो जाए और हम इस वाले से, लेकिन आप एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि 15 से 20 अप्रैल तक हम आएंगे। तो क्या ये तय हो चुका है कि आप जो है वो आएंगे? एक तो ये बता दीजिएगा और दूसरा सवाल भी साथ ही ले लें। आपके बनाए हुए अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में ममून खान अचकज़ई साहब और सेनेट में है राजा नासिर अब्बास साहब। इनके लिए पीटीआई ने बहुत जंग लड़ी, तो ये आजकल कहाँ होते हैं? वो हमें तो ये पता चला था कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक न्यूट्रल हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हैं, तो ये कोई माहौल बनाने या को रास्ता निकालने की
कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। और इमरान खान साहब का भी ये सुना था कि उन्होंने सारा बोझ इनके कंधों पे डाला हुआ है कि कोई भी मूवमेंट है वो ये चलाएंगे। और हमने देखा कि 8 फरवरी का जो एहतजाज था वो भी नाकाम रहा किसी न किसी सूरत में, कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आया उसका। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये 2 सवाल हैं, पहला जो है 15-20 दिन वाला और दूसरा ये। मैं तो बड़ी क्लियर सी बात है जी साकिब साहब, अगर ये 15-20 दिन का मतलब है अप्रैल, अगर हम अप्रैल में नहीं निकलते तो फिर आप ना ही समझें, फिर समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बाहर आ पाएगी, क्योंकि फिर आगे जून जुलाई में तो तहरीकें नहीं चलती। तहरीक चलाने का तो अप्रैल मई और जून तक बेहतरीन टाइम है। और मैं तो बड़े क्लियर सी बात करता हूँ कि अगर अप्रैल के महीने में हम बाहर नहीं आ सकते और अगर हम बाहर नहीं आ पाएंगे तो फिर शायद हम नहीं आएंगे और फिर शायद ये साल भी गुजर जाएगा। और बाकी रहेगी बात जहाँ। और दूसरा सवाल जी दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ राजा साहब की और अचकज़ई साहब की। देखें जो ये तहरीक है, ये जो एहतजाजी तहरीक है, इसको तो शायद वो लीड नहीं करेंगे। वो जो मुज़ाकरात करना या कोई डिप्लोमेटिक चैनल हैं उनको वही लीड करेंगे। आज भी उन्हीं के पास उसका डोमेन है। ये तो हम पीटीआई से सुनते रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है, इमरान खान साहब ने सारा जो है वो उनको मैंडेट दिया हुआ है। पीटीआई वाले आज तक ये कहते रहे हैं। आप पहले मैं सुन रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनका मैंडेट सिर्फ मुज़ाकरात का है, एहतजाज का नहीं है। मेरी बात सुनने जी, वो जो एहतजाजी तहरीक है उसको सुहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे और जो मुज़ाकरात हैं उनको अचकज़ई साहब और राजा साहब लीड करेंगे। लेकिन दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं किए, हम आज भी चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात करें। राजा साहब और अचकज़ई साहब को पूरा मैंडेट है हर किस्म की बातचीत करने का, लेकिन गवर्नमेंट एक ढंढोरा पीटती रही है कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करती। उनको शायद आज सारी दुनिया को ये पता चल चुका है कि मुज़ाकरात के लिए कौन संजीदा नहीं था, क्योंकि हम तो बहुत पहले दे चुके हैं और बड़े सिंपल से एजेंडे पे हम बात करना चाहते थे कि आए बैठें, किस पे बात करें कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में आइन अपनी असली सूरत में बहाल हो, मुल्क में आज़ाद इलेक्शन कमीशन हो, मुल्क में जब भी इलेक्शन हो तो वो फ्री एंड फेयर हो। ये वो सारी बातें थी। शायद इन सारी बातों में कहीं पे इमरान खान साहब की रिहाई का जिक्र तक भी नहीं था। अगर था भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को विदहेल्ड किया और कहा कि जी नहीं इसको इसमें शामिल ना करें। और आज तक हुकूमत उन बातों पे भी हमारे साथ नहीं बैठी, तो इसलिए ये हुकूमत को एक्सपोज पूरी तरह कम से कम। अवान साहब, आप अडियाला जेल के बाहर हैं इस वक्त आप वहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्या कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? अब तो वो सर्दियाँ नहीं है कि हम आपसे ये पूछें कि कोई वाटर कैनन भी आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्योंकि वो सर्दियों में हमने उनको अभी सुना है। मैं ना तकरीबन 400-500 मीटर साइड पे आया हूँ सिग्नल्स की वजह से आपका प्रोग्राम करने। जी वहाँ पे वाटर कैनन मुझे कोई लड़का बता रहा था कि वो भी आ चुका है और वैसे भी उनकी तैयारियां पूरी थी उठाने की। अच्छा, ये आपने कहा कि रिहाई फोर्स के नाम से सबको मसला है, ये आपने एक बड़ी अच्छी टर्म दी है, नई टर्म, जानिसाराने इमरान खान। इनसे हल्फ लिया जाएगा या इनसे हल्फ नहीं लिया जाएगा, या हल्फ लेंगे लेकिन नाम तब्दील कर देंगे? देखिए मेरी बात सुने कि ये जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपनी बिल्कुल जानों को हथेली पे रख के और ये समझिए कि इस मुल्क के लिए अब डू और डाई वाली पोजीशन आ चुकी है। वो ऐसे लोग उसमें नाम जो है वो इनपुट दे रहे हैं अपने नाम की। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब ये जो काफिला आएगा ये इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा और ये जो हर किस्म की फस्तायत बर्दाश्त करेगा। और ये पहली बात तो सबको बताई जा रही है कि देखें जी इस वक्त जो गवर्नमेंट है नाम नेहाद मुल्क में, उनके पास सिवाय गोली के कोई और चीज़ नहीं है। वो मुरीद के हो, वो डी चौक हो, वो कराची के मनाजिर हों या वो सकरदू हो, जहाँ भी कोई निकलता है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड। शफकत अवान साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो आप बात कर रहे थे कि अप्रैल में अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर सकेंगे, क्या आपकी पार्टी में ये डिस्कस हो रहा है कि इस वक्त मुल्क में एक गैर मामूली सिचुएशन का सामना है, मतलब एमरजेंसी भी आप उसको कह सकते हैं कि एक तरफ ईरान में जो कुछ चल रहा है और उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन भी है और ईरान में होने वाले असरात भी आ रहे हैं हम पे भी, और अफ़गानिस्तान का मामला भी है। तो ये दो चीज़ें भी आपके मद्देनज़र हैं कि अगर आप कोई एहतजाज की कॉल देते हैं तो फिर क्या होगा? देखें ये सारी बातें क्या हमने ही मद्देनजर रखनी है?
जब भी पाकिस्तान की कोई बुरा वक्त आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने खड़ी हुई। जब ये हालिया जंग जो हुई थी हमारी इंडिया के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर से लेकर लीडर तक हर बंदा जिस जिस जगह पे था, जो जो कुछ कर सकता था, वो पाकिस्तान के लिए बोल रहा था, आवाज उठा रहा था। अच्छा, कल आपका इजलास है, क्या फैसला होने जा रहा है? कल आपका पार्लियामानी पार्टी का इजलास है, बड़ा अहम, क्या फैसला होने जा रहा है? देखिए, उसमें यही फैसला होने जा रहा है कि हाउ टू स्टेप फॉरवर्ड, हमने किस तरह आगे जाना है और किस तरह खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाना है। इसी एजेंडे पे हमारा इजलास है और एक बड़ी तवील नशिस्त होगी और उसमें इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ डिसाइड करके निकलेंगे। ठीक है अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ईरान की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो आज पीट हेग्सेथ ने भी आके न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ जनरल डैन केन मौजूद थे। उन्होंने भी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की, ख़ासतौर पे बूट्स ऑन ग्राउंड पे सवाल हो रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सवाल हो रहा था, फिर बाकी चीज़ों पे सवाल हो रहा था। तो वो यही बता रहे थे कि जी आपके पास, ईरान के पास 6 अप्रैल तक का वक्त है, इसमें हम मज़ीद तोसी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि डील हो जाए, आप मुआहिदा कर लें, आपको कर लेना चाहिए, आपको समझदारी दिखानी चाहिए, ये सारी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ यूरोप से बहुत नाराज़ हैं, बरतानिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। सारी सूरत हाल है क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, सरबरा तहरीक जवानान पाकिस्तान, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज जो पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन ने आके गुफ्तगू की है, वो तो ऐसा लग रहा था कि शायद अपनी जो फ़ौज है या अपने लोग हैं उनका मोराल बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी क्लैरिफिकेशंस भी आ रही थी और साथ बता रहे थे हमारी ख्वाहिश है, ईरान नहीं मान रहा है। सर, ये इतनी सादा बात अब लग नहीं रही है जो वो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, झूठ बोलने के लिए बयान में लाना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। तो बेहतर ये है कि अगर वाइट हाउस में और जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है उसके अंदर इतना बड़ा एक गैप है तो उसको पूरा कर ले, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि ईरान नहीं मान रहा और डोनाल्ड ट्रंप ख्वाहिश रखते हैं, और ये ज्वाइंट चीफ कह रहा है, जिसके नीचे 37 4 स्टार जनरल्स आते हैं। और इसी तरीके से जो खुद पीट हेग्सेथ वॉर मिनिस्टर है और वो ये बात कर रहा है। तो पहली बात यह है कि किस बात को सच माना जाए और किस बात को झूठ माना जाए। दूसरी जानिब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप कल ये कह रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ना भी खोली तब भी जो है वो मामलात, तो अगर मामलात इतने ही पेचीदा हो चुके हैं उनके लिए, हम समझ सकते हैं उनकी मुश्किलात को, उनकी तन्हाई को, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, यूरोप से वो क्यों नाराज हैं। भाई ये तो सारी जंगें यूरोप के सहारे पे और अपने इत्तेहादियों के सहारे पे लड़ा करते थे। अभी अफगानिस्तान में इन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिल के भी जो चांद चढ़ाए थे वो तो दुनिया देख रही है। इसलिए मकसद यहाँ ये है कि इस टाइम पे ये चाहते हैं कि फेस सेविंग हो जाए। इनका ये ख्याल था कि कोई ईरान के साथ मामलात बन जाएंगे और आबनाए हुर्मुज़ का जॉइंट कंट्रोल वो एक ऐसे कंसोर्शियम को दे देगा जिसमें मुख्तलिफ ममालिक होंगे। ईरान ने इस बात के ऊपर हामी नहीं भरी। अब मसला यहाँ यह है कि एक तरफ रूस ने तेल और अपने जो बरामदात हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। वो कहता है हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि उनकी डिपेंडेंसी गल्फ के तेल के ऊपर और गैस के ऊपर मजीद बढ़ गई है यूरोप की। और यूरोप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब यूएसएसआर के घुटनों पे नहीं बल्कि गिट्टों पे आ रहा है। और ये बात यूरोप को भी समझ आ रही है कि उनका मुस्तकबिल रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि उनका मुस्तकबिल अमेरिका के साथ, जो कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो कभी कनाडा को अपना एक रियासत बनाना चाहता है। रूस भी तो यही कर रहा था। इस वजह से अब उनको देखना है कि किसके साथ, वो डेविल एंड डीप ब्लू सी वाली सिचुएशन है उनकी, वो आगे खड्डा पीछे खाई है। अब यूरोप के अंदर भी एक बात तो नजर आ रही है, यूरोप जो है उसको बकायदा उन्होंने एक फैसला किया जिसके अंदर इटली और स्पेन को उन्होंने आगे कर दिया, 2 इंतहाई अहम ममालिक जिन्होंने अमेरिका की तसल्लुत को चैलेंज करते हुए अपनी फौजें भी वापस बुला ली। और हद यह है कि स्पेन ने तो अपना सफीर भी वापस बुला लिया इजराइल से। अब यहाँ ये सिचुएशन है कि एक तो उनको मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम हो रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब और कतर उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके
ऊपर उन्होंने ये बयान जो कि सऊदी शहजादे के हवाले से बड़ा गलत मेरे ख्याल में ज़बान इस्तेमाल की गई, उसका मकसद क्या था? उन्होंने कहा कि वो उसको मेरे से बात करनी पड़ेगी, शहजादा सलमान को, यानी कि सलमान साहब बात नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी जानिब उन्होंने जाके अमेरिकन जो दिफाई निज़ाम था उसके ऊपर अदम एतमाद शो करते हुए यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है, एरियल डिफेंस का, कतर ने भी और सऊदी अरब ने। ये दोनों मुमालिक थे जो अमेरिका के हवाले से बड़े कुर्बत रखते थे। अभी उन्होंने जहाज भी तोहफे में दिया था कतर ने, लेकिन जब मामला आया तो पता ये चला कि इंतहाई सुस्त रफ्तार टोमाहॉक मिसाइल 550 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला 1600 किलोमीटर हद से हद, जबकि उसके मुकाबले में ईरान के पास 17,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला 2000 किलोमीटर एंड बियॉन्ड मिसाइल मौजूद है। अमेरिका ने इस जंग के अंदर लोगों को सिर्फ धोखा दिया था। उन्होंने कहा था कि हम नाकाबिले तस्खीर है। देखिए सर, बात यह है कि इस टाइम पे ये नहीं सोच रही दुनिया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज F-35 है या दुनिया के बेहतरीन बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन या जेराल्ड फोर्ड है। वो ये कह रहे हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो F-35 को नीचे गिरा देती है और जेराल्ड फोर्ड और उनके ऊपर आग पूरे सरार भड़का देती है, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम को चीट करके जमीन के ऊपर पहुंच जाती है। अब्दुल्ला गुल साहब, दुनिया ये जानना चाहती है, जिस तरह आज उन्होंने 6 अप्रैल लास्ट डेट दी है, 6 अप्रैल कि 6 अप्रैल के बाद अमेरिका को ऐसा हमला कर देगा जो दुनिया का सबसे बड़ा हमला होगा, तबाही होगी। आप क्या समझते हैं 6 अप्रैल तक मामला सुलझ जाएंगे? और आज जो पाकिस्तान और चाइना की एक मुश्तरका ही आप समझ लें प्रेस रिलीज़ है जिसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं इस खित्ते में अमन के लिए, इस जंग को रोकने के लिए, क्या ये अमेरिका को काबिल कबूल होंगी? देखिए, काबिल कबूल तो अमेरिका को, राना साहब, अफगानिस्तान से भी नहीं निकलना था ना, वो भी काबिल कबूल नहीं था, फिर निकलना पड़ा ना रात की तारीकी के अंदर उनके आखिरी मेजर जनरल साहब को। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मकसद ये है कि उनकी तो ख्वाहिश है पूरी दुनिया को तस्खीर कर ले, उनकी ख्वाहिश है कि ईरान उनसे माफ़ी मांग ले, उनकी ख्वाहिश ये है कि वहाँ रिजीम उनकी मर्जी की चेंज हो जाए, आबनाए हुर्मुज़ पर उनका कंट्रोल हो, ईरान अपना तमाम तेल उनके हवाले कर दे। लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा, वो खड़ा हो गया है और उन्होंने 2 सुपर पावरों को, दोनों एटॉमिक पावर्स को उधेड़ के रख दिया है और आज अरब दुनिया उनके ऊपर अदम एतमाद कर रही है। देखें, वो अफगानिस्तान के साथ आबनाए हुर्मुज़ नहीं थी, उनके ना साथ अरब ममालिक का पैसा शामिल नहीं था जो अफगानिस्तान से, वो अरब ममालिक से आज इन्वेस्ट होकर अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। देखें, यहाँ सूरत हाल और है, दुनिया की तिजारत जुड़ी है हजूर, यहाँ LNG है, यहाँ LPG है, यहाँ तेल है, यहाँ दीगर तिजारती मामलात हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। कमाएंगे नहीं तो अमेरिका पे क्या खाक लगाएंगे? इस वजह से अमेरिका के अंदर देखिए, जो अभी तो जो राना साहब सूरत हाल हो रही है वो अमेरिका के अगेंस्ट जा रही है। वो चाहते थे कि ईरान के अंदर हंगामे हों, 80 लाख लोग 3200 शहरों के अंदर 50 रियासतों में अमेरिका में बाहर निकल आए डोनाल्ड ट्रंप के, तो ये उल्टा इफेक्ट हो गया। वो चाहते थे ईरान आइसोलेशन का शिकार हो। क्या अब अमेरिका का, आपने खुद ही यूरोप और नेटो की बात कर ली, UN की बात कर ली, तो आज तो अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि ईरान, ये जो वॉर है उसके अंदर क्या इजराइल अमेरिका के लिए लायबिलिटी है या एसेट? और फिर जो इजराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं वो सोने पे सुहागा का किरदार अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनको इकोनॉमिकली मार पड़ रही है। पहले तो ये पैसे इधर उधर से घसीट लेते थे, इन्होंने अभी भी सोचा था कि सऊदी अरब और कतर और दीगर ममालिक से ये पैसे लेंगे और कहेंगे कि ये जंग हम लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी दुकान बढ़ा ली और यही बात इनको तकलीफ दे रही है और इसी वजह से ये मायूब जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पेंटागन कह रही है कि हजूर यहाँ से बताइएगा कि, जी साकिब साहब, अब्दुल्ला गुल साहब बताइएगा कि वज़ीर ख़ारजा जो है वो आज चाइना गए थे, वहाँ पे 5 नुकाती जो है मुजव्ज़ा प्लान जो है वो सामने आया है कि सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। चाइना आपको आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ नज़र आ रहा है, किस सिचुएशन में नज़र आ रहा है? क्योंकि ईरान तो गारंटर मांग रहा है कि जो भी होगा गारंटर होंगे, उनकी मौजूदगी में होगा और गारंटी हमें दी जाएगी कि आइंदा ये नहीं करेंगे अमरीकी। साकिब साहब, देखिए, मैं तो पहले दिन से आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं
कि पाकिस्तान तो मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है, गारंटी नहीं दे सकता। पाकिस्तान ना इजराइल के साथ कोई मरासिम रखता है ना रखना चाहता है, और जाहिर है अमेरिका के हवाले से हम कैसे गारंटी दे सकते हैं, ये तो कोई सुपर पावर ही देगी, और ये चीन और रूस मिलके देंगे। अब रूस तो ये चाहता है कि ये जंग जारी रहे क्योंकि उसके अंदर उसको फायदा है, लेकिन चीन का एक इशू है, और चीन के तमाम चीजें प्रोडक्शन लाइन के ऊपर हैं। प्रोडक्शन अगर होगी तो जाहिर है दुनिया में जाएगी, दुनिया में अगर ताकतें खरीदनी होगी, तिजारती रास्ते बंद होंगे, तो चाइना की प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? इसलिए चाइना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है, जो मेरी इतलात है। आप देख लीजिए कि पिछले एक हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल में कोई दिन ऐसा नहीं था जब चीनी सफीर की पाकिस्तान के वजीर आजम से या अहम लोगों से मुलाकातें नहीं थी। इसका मतलब है कि बैकडोर चल रहे थे, और ये जो अभी वज़राए खारजा का इजलास था, इसमें भी मुख्तसर सा इजलास हुआ। पहले से तयशुदा एजेंडा था, चाइना के पास जाके उसको वेट करवाना था, चाइना ने उसको वेट किया। हमारे अहम तरीन लोग भी इस मिशन में साथ थे वजीर खारजा के साथ, और वहाँ चाइना ने ये बातचीत जो 5 पॉइंट्स आए हैं सामने, ये बड़े वादे हैं। चाइना ज़रूर चाहता है, लेकिन चाइना आयरन क्लैड गारंटीज जो है क्या देने की पोजीशन में है ईरान को, क्योंकि ईरान इस टाइम पे आयरन क्लैड गारंटीज के अलावा नहीं मानेगा। बिकॉज आप ये भी देखिए, अगर जो मुल्क पिट रहा हो, बुरे हाल हो, और वो इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई ईरान के मतलब हालात कोई अच्छे नहीं है, लेकिन ईरान के पास कुछ तो ऐसा है ना जिसकी वजह से उसके तुर्कश में कोई ऐसा तीर मौजूद है जिस पे वो मज़ाकरात नहीं करना चाह रहा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।